हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने सोगा की सेकेंड यूनिट शुरू कर दी थी। और बेटा हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था बताओ। हमने पढ़ा था बेटा सेलर और बायर के बीच में कुछ स्टेटमेंट एक्सचेंज होती है। उन स्टेटमेंट में से कुछ स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और कुछ को स्टिपुलेशन। याद है ये? क्या ओपिनियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है टर्म्स में? नहीं। अच्छा, और स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती। ओ होती है, सॉरी। ये स्टिपुलेशन आगे दो तरह की है। वेरी गुड, कंडीशन और वारंटी। अगर स्टिपुलेशन इसेंशियल हुई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो बन जाती है कंडीशन, और अगर स्टिपुलेशन कोलेटरल है कॉन्ट्रैक्ट का तो बन जाती है वो वारंटी। अच्छा, कंडीशन ब्रीच होने से बायर को क्या रेमेडी मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करके क्लेम कर ले प्राइस। वेरी गुड। वारंटी ब्रीच होने से क्लेम फॉर डैमेज। क्या कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट रिस्काइंड कर पाएगा? नहीं। अच्छा, इसके अलावा कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाता है? जब बायर वेव ऑफ कर दे अपना राइट कंडीशन वाला। दूसरा, बायर इलेक्ट कर ले, चूज कर ले कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानूंगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्मडर, कॉन्ट्रैक्ट में जो बाकी पार्ट है नॉन सेवरिएबल है। और लास्ट, या फिर कोई कंडीशन ऐसी जिसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। याद है सब ये? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बायर खुद क्या कर दे, ऑल टुगेदर वेव कर दे, मतलब सेलर ने जो कंडीशन लगाई थी मैं फुलफिल करूंगा, बायर उसको छूट दे दे सेलर को कि तुम्हें परफॉर्म करने की नीड नहीं है ये। नहीं, सेकंड में तो बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट कर रहा है ब्रीच ऑफ वारंटी, और सेकंड में बायर सेलर को बोल रहा है कंडीशन फुलफिल करने की नीड ही नहीं है। मतलब वेव कर रहा है सामने वाले की, जैसे तेरी ऑब्लिगेशन मेरे प्रति है, मेरी ऑब्लिगेशन तेरे प्रति है। हम एक दूसरे की ऑब्लिगेशन को क्या कर दे, वेव कर दे, छोड़ दे कि मत, तू कह रहे सर मत पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ाना, आप चले जाओ घूमने। ये क्या हो गया? वेवर। क्या होगा ये? वेवर। चलो बेटा, समझ आई बात? तो वेरी गुड, आप लोग को याद था मतलब आज है। तो आज फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा मतलब पढ़कर आए हो। क्या कह रहे हो सर, आसान था? बोलो। अच्छा, अभी तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे और आसान है, मक्खन टॉपिक है, पूरा याद हो जाएगा मेरे हिसाब से जितना अभी तक पढ़ा है। अरे बोलो। मैंने एलएलपी बड़े प्यार प्यार से करवाया, पार्टनरशिप बड़े प्यार प्यार से कर, जितना था उतना क्लियर है ना बेटा? याद है ना? सोगा में भी तक क्लियर है। अब सुनो, चलो कंडीशन और वारंटी को पकड़ लो। कंडीशन क्या होती है बताओ कॉन्ट्रैक्ट का? वेरी गुड, वो कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल पार्ट होती है कंडीशन। अब ये दो तरह की होती है, एक एक्सप्रेस होती है कि इंप्लाइड होती है। ऐसी वारंटी कोलेटरल पार्ट होती है, ये भी दो तरह की होती है, एक्सप्रेस एक इंप्लाइड। अब सिर्फ होता क्या है सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल, मेरे और आर्यन के बीच में सेल परचेज हो रही है, मैं सेलर, आर्यन बायर। तो एक तो कुछ कंडीशन हम दोनों डिसाइड करेंगे, आपस में एग्रीमेंट में लिखेंगे। ये बोलेगा सर आप मुझे इतने दिन में गुड्स दोगे, मैं बोलूंगा आप मुझे पेमेंट दोगे। मतलब जो जो मैंने गुड्स देते समय कंडीशन लगाई कुछ, ये तो एक्सप्रेस हो गई सारी। एक्सप्रेस मतलब खुद आप इंपोज कर रहे हो। एक होती इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन वो कंडीशन जो पार्टी एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं करती, लॉ में गिवन है और बोला गया है हर कॉन्ट्रैक्ट में वो इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी भी प्रेजेंट रहेगी। मतलब एक तो पार्टी खुद डिसाइड करती है एक्सप्रेस कंडीशन, एक तो पार्टी क्या करती है खुद डिसाइड करती है। याद करो मैंने बोला कार देते समय 25 की माइलेज मेरी कार की आएगी पर किलोमीटर, ये क्लेम कर रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर। ये बताना क्या है? एक्सप्रेस। मतलब मैंने खुद आपसे रिटर्न में डिसाइड करा, आपके साथ इन वर्ड्स डिसाइड करा, ये तो क्या एक्सप्रेस। एक होती इंप्लाइड। इंप्लाइड जो हमें डिसाइड करने की नीड नहीं है, लॉ में लिखी गई सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और बोला गया दीज आर इंप्लाइड कंडीशन। ये सारी क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें से किसी का भी ब्रीच हुआ तो अगेन ब्रीच ऑफ कंडीशन मान लिया जाएगा। समझ आई? अब मेरे को क्या पढ़ाना है, एक्सप्रेस कंडीशन है इंप्लाइड कंडीशन? इंप्लाइड। एक्सप्रेस कैसे पढ़ा दूं, मुझे कैसे पता पार्टीज की क्या हर पार्टी की टर्म्स जब सेल में क्या होंगी, चेंज होंगी। लॉ में क्या बताया जा सकता है? इंप्लाइड। तो बेटा लॉ में बताएगी इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। लिखने में और समझने में समय लगेगा, याद होने में 1 मिनट लगेगा बस। ये सारा पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया क्या पढ़ना है?
भाई सेल परचेज करेंगे तो बहुत सारी कंडीशन आएंगी, उसमें से कुछ कंडीशन एक्सप्रेसली है जो बायर और सेलर ने खुद डिसाइड करी है, सेलर ने इम्पोज करी है एक्सप्रेसली, और कुछ कुछ क्या है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बोले तो वो जो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गिवन, मतलब वो तो लॉ द्वारा बताएगी कि होनी चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट में, ये उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे ही बेटा इम्प्लाइड कंडीशन के बाद फिर क्या आएगा? इम्प्लाइड वारंटी। आई होप की बात समझ आ गई। हेडिंग डालो बेटा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस एंड implied conditions, implied condition and warranties। और सेक्शन नंबर क्या है? 14 to 17। लिखो, कंडीशंस और वारंटीज में बी आइदर एक्सप्रेस और implied, में बी आइदर एक्सप्रेस और implied। they are express when the terms of the contract, they are expressed when terms of the contract expressly state them, terms of the contract expressly states them। आगे they are implied, they are implied when not being expressly provided for, when not being expressly provided for, लिख लिया। implied conditions are incorporated by law, implied conditions are incorporated by law in the contract of sale। in the contract of sale। लिख लिया? आगे लिखो, express condition are those express conditions are those which are agreed upon between the parties, which are agreed upon between the parties at the time of contract, at the time of contract, and are expressly provided in the contract, and are expressly provided in the contract।
आगे लिखो implied conditions on the other hand implied condition on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. To be present in the contract. It should be noted that implied condition it should be dated that implied conditions may be negated or waived by an express agreement. Or waived. Following are the implied conditions. Following below are the implied conditions. पहले लिखो condition as to title. Condition as to title. ये पहली क्या हो गई? Implied condition हो गई. लिखो the first implied condition. The first implied condition on the part of the seller is that in case of a sale he has a right to sell the goods. He has a right to sell the goods. And in the case of an agreement to sell, in case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods. He will have the right to sell the goods. He will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. When the property is to pass. लिख लिया? दूसरी implied condition लिखो. Sale by description. Sale by description. Section number 15.
सेक्शन नंबर 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन। लिखो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर देयर इज ए contract of sale of goods by description, there is an implied condition, there is an implied condition that the goods shall correspond, that the goods shall correspond with the description, goods shall correspond with the description. The buyer is not bound to accept, the buyer is not bound to accept and pay for the goods, buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with, description of goods, which are not in accordance with description of goods. लिख लिया। थर्ड लिखो सेल बाय सैंपल। थर्ड क्या है? सेल बाय सैंपल। और सेक्शन नंबर 17, ये सारे मैं क्या लिखवा रहा हूँ बताएंगे जरा? इम्प्लाइड कंडीशंस लिखो। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, in a contract of sale by sample, in a contract of sale by sample, there is an implied condition, there is an implied condition that the bulk goods, that the bulk goods shall correspond with the sample in quality, with the sample in quality. Next, the buyer shall have, the buyer shall have a reasonable opportunity, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample, comparing the bulk with the sample.
Next, the goods shall be the goods shall be free from any defect. The goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable. Rendering them unmerchantable, which would not be which would not be apparent which would not be apparent on reasonable examination. On reasonable examination of the sample. Apparent on reasonable examination of sample. This condition is applicable this condition is applicable only with regards to defects. This condition is applicable only with regards to defects which could not be discovered by an ordinary examination. Which could not be discovered by an ordinary examination of goods. लिख लिया? एक पॉइंट लिखो, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स, the goods shall be free from any hidden defect. Goods shall be free from any hidden defect. लिख लिया? बताओ कितनी कंडीशन हो गई? 3-4 देखो बेटा, लग रहा होगा बहुत ज्यादा लिख लिया, बट समझने में 1 मिनट लगेंगे. नेक्स्ट लिखो, सेल बाय सैंपल. फोर्थ, सेल बाय सैंपल as well as by description. Sale by sample as well as by description. सेक्शन नंबर अगेन क्या है? 15. लिखो, when the goods are sold by sample, as well as by description, बात ही नहीं भाई. The implied condition is that bulk of the goods shall correspond both
with sample and the description. Bulk of the goods shall correspond with the sample as well as description. Fourth implied condition over fifth लिखो बेटा. Condition as to quality or fitness. Section 16 subsection 1. लिखो generally there is no implied condition. Generally there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods. As to the quality or fitness of the goods sold. लिख लिया. एक्सेप्शन लिखो. There is an implied condition. There is an implied condition as to quality or fitness provided following conditions are fulfilled. Provided following conditions are fulfilled. पहला देखो. The buyer should have made known. The buyer should have made known to the seller the particular purpose. To the seller the particular purpose for which goods are required. Second, the buyer should rely. The buyer should rely on the skills and judgment of the seller. Third, the goods must be of description. The goods must be of a description dealt in by the seller, whether he be a manufacturer or not. Whether he be a manufacturer और नॉट. लिख लिया. नेक्स्ट लिखो. कौन सी इंप्लाइड कंडीशन बताओ.
छठी है पांचवी है? एफ वाली है ना बेटा, कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। लिखो बेटा, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, where goods are bought by description from a seller, by description from a seller who deals in goods, who deals in goods of that description, who deals in goods of that description, there is implied condition, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality, that the goods shall be of merchantable quality। आगे लिखो, द एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी, द एक्सप्रेशन merchantable quality though not defined, expression merchantable quality though not defined, nevertheless connotes goods of such a quality and in such a condition as a man of ordinary prudence, as a man of ordinary prudence would accept them, would accept them as goods of that description। हाँ जी, लिख लिया? कौन सी कंडीशन थी ये? नेक्स्ट लिखो बेटा, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस। लिखो, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, नहीं है बेटा, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस
There is another implied condition. There is an implied condition that there is an implied condition that the goods shall be wholesome. That the goods shall be wholesome. Goods should be wholesome. Wholesome क्या क्या लिखो? Free from impurities. Free from impurities. ये बेटा आपके सारी की सारी खत्म हो गई हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। ऐसी चार बस क्या है, इम्प्लाइड वारंटी पहले ये समझा देता हूँ, वो भी खत्म हो जाएगी। और बेटा एग्जाम में दो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इम्प्लाइड कंडीशन और एक इम्प्लाइड वारंटी। लिखने में देर लगी है, समझने में देखना बेटा कितना आसान है। चलो बताइए, आज हमने शुरुआत कहां से करी? हाँ जी, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। ध्यान से सुनो बेटा, करेक्ट बातें नहीं बेटा प्लीज। अब कंडीशन एंड वारंटीज मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कह रहा है जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी वारंटी होती है, या तो वो एक्सप्रेस होती है या फिर वो इम्प्लाइड। दे आर एक्सप्रेस, वो उनको कब एक्सप्रेस कहा जाएगा? व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली स्टेट देम, जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेसली मेंशन करा गया हो। जब कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स में एक्सप्रेसली क्या कर दिया गया हो? मेंशन कर दिया गया हो। ये बेटा कौन सी टर्म, कौन सी कंडीशन है? एक्सप्रेस कंडीशन। जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेसली बता दिया गया हो, ये क्या है? एक्सप्रेस। दे आर इंप्लाइड, ये कब इंप्लाइड है? व्हेन नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर, जब उसको क्या नहीं करा गया? एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में बताया ही नहीं गया, अब वो क्या है? इंप्लाइड। एंड इंप्लाइड कंडीशंस आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। बताओ कॉन्ट्रैक्ट में थी या लॉ द्वारा बताई गई है? लॉ द्वारा बताई गई। बोल दी इसने बात। तो एक्सप्रेस कंडीशन वो है जो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, और इंप्लाइड कंडीशन वो जो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, जो किसके द्वारा बताई गई है? लॉ द्वारा। वही बात सेम रिपीट हुई है। एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो एक्सप्रेस कंडीशन आपस में कौन एग्री कर रहा है? सेलर एंड बायर, बोथ द पार्टीज एग्री कर रही है, और उसको कहां मेंशन कर दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट में। इंप्लाइड कंडीशन ऑन द अदर हैंड आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी इन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कंडीशन वो है जो लॉ कहता है प्रिज्यूम कर लो हर कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। एंड इट शुड बी नोटेड दैट इंप्लाइड कंडीशन, अगर आप चाहते हो आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, मे बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मतलब अब एक बात बताओ, मैंने बोला दो कंडीशन है, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई वो क्या है? एक्सप्रेस। इंप्लाइड बोले तो जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं करी गई। मतलब इंप्लाइड कंडीशन हर कॉन्ट्रैक्ट पे लगती है, पर तुम चाहते हो ना लगे, तो कह रहा है इंप्लाइड कंडीशन में बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट करते समय एक्सप्रेसली मेंशन कर दो कि ये वाली इंप्लाइड कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, फिर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप चाहो तो एक्सप्रेस कंडीशन से इंप्लाइड कंडीशन को वेव ऑफ कर सकते हो, मेंशन करके एक्सप्रेसली कि ये इंप्लाइड कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगी ही नहीं। बड़ा आसान है। अभी तक बात याद आ गई बेटा? बताओ क्या बताया मैंने? देखो इतनी सारी बात समझ याद होगी बेटा? बताओ एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है? वो जो सेलर और बायर के बीच में आपस में एग्रीड हो और एक्सप्रेसली कहां मेंशन्ड हो? कॉन्ट्रैक्ट में। वो क्या है? एक्सप्रेस कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन वो है जो सेलर बायर के बीच में आपस में एग्रीड नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट में है, लॉ द्वारा बताई गई है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होंगी। दैट आर इंप्लाइड कंडीशन। और इंप्लाइड कंडीशन हर केस में एप्लीकेबल है, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। बट आप चाहो तो उसको वेव कर सकते हो, नेगेट कर सकते हो। कैसे? एक्सप्रेसली। आप एक्सप्रेसली मेंशन कर दो
कि ये वाली इंप्लाइड कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो फिर एप्लीकेबल नहीं होंगी। बोलो बात समझ आ गई? चलो अब सिंपली आती है कि इंप्लाइड कंडीशन होती कौन कौन सी है। फॉलोइंग बिलो आर द इंप्लाइड कंडीशन। नीचे ए से लेकर जी तक लिखी सारी क्या है? इंप्लाइड कंडीशन। पहला कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14 क्लॉज है। ऊपर मुकरो नीचे मत देखो, बहुत इजी है। कंडीशन एज टू टाइटल कह रहा है, जो सेल कर रहा है उस पर टाइटल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज दैट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल। जो सेल कर रहा है उस पर सेल करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो भी ही विल हैव द राइट टू सेल व्हेन इन द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। तो उसके पास सेल करने का राइट होना चाहिए जब वो ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा। नहीं समझे? तो कह रहा सेल वो करेगा जिसपे क्या है? राइट टू सेल है सेल में, और एग्रीमेंट टू सेल वो करेगा जिसपे क्या है? हैव द राइट इन द फ्यूचर, जिसपे फ्यूचर में राइट होगा टू सेल द गुड्स। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, पहली कंडीशन एज टू टाइटल मतलब सेल वही करेगा जिसपे टाइटल है, ओनरशिप है, जो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है आगे। अरे बोलो। अब मतलब इसका ये है कि मान लीजिए एक पर्सन ने चोरी वाले गुड्स बेच दिए दूसरे को, बताओ कौन सी कंडीशन का ब्रीच करा, एक्सप्रेस या इंप्लाइड? सेलर ने चोरी करके गुड्स बेच दिए बाहर को, उसने एक्सप्रेस कंडीशन का ब्रीच करा है? नहीं भाई, कौन सा? इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच करा है। बाहर अगेन कॉन्ट्रैक्ट में क्या मान सकता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन, और ब्रीच ऑफ कंडीशन मांगकर गुड्स का रिटर्न करके वापस क्लेम कर सकता है अपना प्राइस। समझ आई बात? ना तो सेलर एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच करेगा, ना ही इंप्लाइड कंडीशन को ब्रीच करेगा। और इंप्लाइड कंडीशन एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताई, कहां बताई गई है? लॉ द्वारा बताई गई है। पहली बात समझ आ गई। दूसरा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। आपका रिश्ता बताया आपको, मतलब आपके भैया और आपके दीदी के लिए रिश्ता है, कैसे बताते हैं? कोई बिचौलिया आता है, जी लड़का बहुत सुंदर है, गोरा है, नाक पतली सी है, बहुत स्मार्ट है, शाहरुख खान जैसे लुक्स है। अरे बोलो क्या बता रहा है वो? डिस्क्रिप्शन। शादी के बाद पता लगा राजपाल यादव निकला, आप क्या बोलोगे? ये तो डिस्क्रिप्शन जो बताई गई थी उससे मैच हो ही नहीं रहा। बताया तो क्या था? शाहरुख खान के लुक्स वाला, हाइट बताने लगी लंबी, अमिताभ बच्चन वाली लुक शाहरुख खान वाले, निकला कौन? राजपाल यादव। अरे बोलो क्या नहीं हो रहा बताओ? गुड्स सेल बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स को बेचा गया था डिस्क्रिप्शन को बताकर, पर जब गुड्स रियल में आए तो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुए। क्या बोलोगे? ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन या इंप्लाइड कंडीशन? क्या इन कंडीशंस को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने की नीड है या ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है? ये वेरी गुड बेटा, याद हो गया। दूसरी भी, देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स सेल कैसे होते हैं? डिस्क्रिप्शन से। देयर इज इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड, कॉरस्पॉन्ड मतलब मैच विद द डिस्क्रिप्शन। गुड्स किसके साथ मैच करने चाहिए? डिस्क्रिप्शन के साथ। एंड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा गुड्स को, एंड ना ही पे करेगा प्राइस को, विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करते। सिंपल है। तो गुड्स सेल करेंगे क्या बताकर? डिस्क्रिप्शन बताकर। तो रियल में जो गुड्स आएंगे बायर के पास वो डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए, अदरवाइज बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही पे करेगा। कितनी इंप्लाइड कंडीशन को जरा बताइए? 2। पहली क्या थी? कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा देखो बेटा सेल बाय सैंपल। बड़ा इजी है। इस बार डिस्क्रिप्शन दिखाकर सेल नहीं हुई, इस बार सैंपल देकर हुई है, दिखाकर। एग्जाम्पल मैं जीन्स मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरे पास आए, व्यापारी हो, आपने बोला सर जीन्स के सैंपल दिखाओ। मैंने अलग अलग जीन्स दिखाई, आपको एक जीन्स का सैंपल दिखाया जिसके फ्रंट में 2 पॉकेट है, बैक में 2 पॉकेट है, आगे ड्रैगन बना हुआ है लेग बिल्कुल फ्रंट में, मतलब उस पर क्या कढ़ाई हो रखी है ड्रैगन वाली। तो आप व्यापारी हो हरियाणा के, आपने बोला सर 1000 जीन्स के पीस मुझे क्या कर दो, सप्लाई कर दो। सैंपल देकर आप ऑर्डर देके चले गए। जब आपके पास माल पहुंचा, पेटी आई आपके साथ, ने ओपन करी, आगे 2 पॉकेट है, पीछे 2 पॉकेट है, फ्रंट में ड्रैगन तो है ही नहीं। कभी देखा पहले जीन्स से आती ड्रैगन बनाता था आगे, है ना? आजकल तो बिल्कुल सिंपल, अब तो फटी हुई आती हैं। पहले रिवाज चलता था ड्रैगन वैगन बनाओ, अब क्या उल्टा हो गया, अब ये फटो का रिवाज आ गया, मतलब फटी होनी चाहिए। अब सुनो,
तो आपके पास जब रियल में 1000 जीन्स आई, बल्क गुड्स आए, आप देखकर क्या कहते सैंपल, बल्क में जो गुड्स है वो तो सैंपल से क्या नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे। अगेन ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन की सैंपल दिखाकर सेल करी गई है, तो बल्क गुड्स किसके साथ मैच करने चाहिए, सैंपल के साथ। समझ आया? इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, अगर आपने बेटा सेल कैसे की है, बेटा लास्ट में ऊपर खड़े हो, बेटा लास्ट लास्ट कॉर्नर में खड़े हुआ, क्या नाम आपका, चलो नहीं, फोन क्यों चला रहे हो, हाँ क्या पीडीएफ, क्या कह रहे हो, किसकी पीडीएफ, तो ये मैं क्या लिखवा रहा हूं, पीडीएफ से पढ़ा देता हूं मैं भी, पागल हूं मैं, आधे घंटे से सेल, आधे घंटे तो मैंने लिखने में लगाया है, मुझे रीड ही करना होता मैं 1 मिनट मॉड्यूल खोलता, रीड कर खत्म करता, मेरा काम बढ़ता है भाई इससे। तो तुम तीनों बेटा आपका नाम बताओ क्या है, हाँ खड़े हो ना, बताओ क्या नाम आपका, भूमि, बगल में आपका नाम क्या है? निखिल, अंकित, पूरा नाम क्या है, बस तुम तीनों सुधर जाओ बेटा, बहुत बातें करते हो, अगली बार क्लास में बैठना तो आगे तीनों बैठोगे यहाँ पर, अगली क्लास में प्रेजेंट तीनों आगे होने चाहिए, पीछे बैठोगे क्लास में एंट्री दूंगा, चले जाना वापस घर पे। और अभी अगर आवाज आ गई ना तो फोन ले लूंगा, वापस भी दूंगा नहीं, और बेटा फोन बैग में रख दो इसको। अब खड़े होकर पढ़ो तुम। सेल बाय सैंपल में क्या होता है बताओ, अगर सैंपल दिखाकर सेल हुई है, क्या हुई है, तो बेटा बल्क जो गुड्स आएंगे वो किससे मैच करने चाहिए, सैंपल से। बेटा याद हो रही है नहीं, और इस कंडीशन मैंने क्या बोला था, लिखना काम है अपना, ज्यादा समझाने का काम मेरा है, याद करवा दूंगा। पहली क्या थी, टाइटल से मैच कर, सॉरी सेलर जो सेल कर रहा है उस पर टाइटल होना चाहिए, जो सेलर सेल कर रहा है डिस्क्रिप्शन बताकर गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। तीसरा, सेल सैंपल दिखाकर हो रही है सेलर द्वारा, तो बल्क गुड्स जो आएंगे उसके पास सैंपल से मैच करने चाहिए, याद होगा बेटा। तो अगर सेल बाय सैंपल हो रही है, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन दैट बल्क गुड्स सप्लाइड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। अरे बात समझ भाई, बायर तो सैंपल देखकर गया था ना सेलर के पास, और एक सैंपल देखकर बल्क में ऑर्डर देकर चला गया, तो जो क्वालिटी जो आपने दिखाई थी सैंपल में, वही क्वालिटी का गुड्स एग्जैक्ट मैच करना चाहिए बल्क वाला। बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क गुड्स विद द सैंपल। बिल्कुल, बायर सैंपल के साथ किसको मैच करेगा, बल्क गुड्स को। कहीं पर भी हेरा फेरी दिखी, कमी दिखी, तो बल्क गुड्स को रिटर्न कर देगा, ये बोलकर ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन। और कौन सी वाली, इंप्लाइड। थर्ड, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। पता लगा ड्रैगन के साथ दूसरे वाली लेग पे, एक लेग पे तो क्या बना हुआ ड्रैगन, दूसरे लेग पे जीन्स ही फटी हुई है, तो क्या हुए, ये डिफेक्टेड हुए ना भाई। जो देखकर गया था वो तो थाई पूरा स्टिच था, और अब जो आई है वो क्या है, फटी हुई है। तो कह रहा है गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। कंडीशन समझ आ रही, सेलर ने सेल दिखाई थी सैंपल सेलर ने सेल की थी सैंपल दिखाकर। पहली कंडीशन, बल्क गुड सैंपल से मैच करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बायर उस बल्क गुड्स को सैंपल से कंपेयर करेगा। तीसरा, जो बल्क गुड्स खोलेगा उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। अनमर्चेंटेबल मतलब which would not be apparent on reasonable examination on the of the sample। जो सैंपल देखकर हम एग्जामिन नहीं कर सकते कि भैया गुड्स मर्चेंटेबल के हैं या नहीं है। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली विद रिगार्ड्स टू डिफेक्ट। ये सब कब आती है बात, डिफेक्ट्स की। which could not be discovered by ordinary examination of goods, that is in simple words goods shall be free from any hidden defect। मर्चेंटेबल का मतलब यह है कि गुड्स में कोई हिडन डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी सैंपल देखकर एक एसी आपने ऑर्डर किया बेटा 20, अब उसके अंदर कोई हिडन डिफेक्ट, आप ऊपर से देखोगे तो क्या देख लोगे आप एसी में, यार ठीक है दिखने में सुंदर है, नया लग रहा है, पन्नी चढ़ी हुई है, बस यही देखोगे। अंदर कंप्रेसर में कोई दिक्कत है, पहचान पाओगे आप, हिडन डिफेक्ट है ना भाई। कह रहा ये भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, इंप्लाइड कंडीशन भी ओवर होगी। पहली बताओ क्या थी, कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर जो सेल कर रहा है उस पर टाइटल होना चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन दिखाकर गुड्स, डिस्क्रिप्शन बताकर गुड्स बेच रहा है तो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने चाहिए। सेल बाय सैंपल मतलब सैंपल दिखाकर बेचा गुड्स तो सैंपल के साथ मैच करने चाहिए। फोर्थ, लड्डू बेटा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सेलर ने सैंपल भी दिखाया
डिस्क्रिप्शन भी दी, इस बार किससे मैच करना चाहिए? वेरी गुड, वेर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, implied condition is that bulk of the goods shall correspond with sample and the description, दोनों के साथ मैच करना चाहिए। चारों implied condition याद हो गई। पांचवी देखो बेटा, अब रुक जाओ बेटा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ऊपर में करो, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मेरे को फोन लेना है, अब MI का फोन, Xiaomi का फोन मैं लेने गया, अब उसमें 2 GB से स्टार्ट होता है। अब 2 GB वाला फोन तो हैंग करेगा, और मैं 8 GB वाला लूंगा तो हैंग नहीं करेगा। मैं 2 GB वाला फोन लेकर आया और जैसे ही उसको यूज करता हूं, फोन उठाता हूं, वो ऐसे हो जाता है, उठता ही नहीं है, हैंग हो जाता है। सबवे सर्फर तो चलता ही नहीं उसमें, कोई गेम वगैरह तो भूल ही जाओ चलेगी उसमें। मैं इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर रहा हूं, अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर हो रहे। मतलब कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं सर क्वालिटी खराब है। Xiaomi वाले बोलेंगे सर क्वालिटी का खराब है, हमारा तो 8 GB वाला भी आता, आपने वो क्यों नहीं लिया? आप खुद हल्की क्वालिटी वाले उठा के जाओ और बाद में हमें ब्लेम कर दो कि आपकी क्वालिटी में दम नहीं है। कह रहा क्वालिटी तो बाहर चूज करेगा ना, हम तो ढेरों प्रकार के उसको प्रोडक्ट देंगे। आप डिसाइड करो कि आपकी कौन सी क्वालिटी चाहिए। पहले आप इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स लेके जाओ, खराब होने के बाद बोलो सेलर तू जिम्मेवार, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन क्या इंप्लाइड कंडीशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेलर बोला मैं कैसे 2 GB में 8 GB का काम कर दूंगा, 2 GB में तो क्या होगा, 2 GB वाला काम चलेगा। तो साफ साफ बोला देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये तो बायर को खुद चेक करना पड़ेगा, क्या क्वालिटी और फिटनेस के लिए सेलर जिम्मेवार है? नहीं है भाई, ये तो बायर को चेक करना पड़ेगा उसको कौन सी क्वालिटी वाले गुड्स चाहिए, और दूसरा जो गुड्स वो ले रहा है क्या उसको पर्टिकुलर पर्पस में फिट होंगे या नहीं होंगे। ये किसकी चॉइस होनी चाहिए? बायर की। बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सेलर। मजा आ रहा है? आगे देखो, कह रहा है ये सेलर भी लायबल हो जाएगा कब? देयर इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर नीचे लिखी 3 कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाती है, फिर कौन लायबल? फिर क्वालिटी के लिए सेलर लायबल। पहली कंडीशन, बायर शुड हैव मेड नॉन टू सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड। मैं जाते ही दुकान पर बोला मुझे पबजी खेलना है, मुझे ऐसा फोन दो जिसमें पबजी चले, और वो निकाल के ना Xiaomi का 2 GB वाला, सर चला लो चल जाएगा। उसमें फोन नहीं लगता है, व्हाट्सएप नहीं चलता, उसमें पबजी कहां चलेगा? मतलब मैंने तो अपना पर्पस बताया। अब बाहर अगर मुझे गुड्स ऐसा देता है जो हल्की क्वालिटी वाले, अब बताओ कौन जिम्मेवार होना चाहिए? वेरी गुड, अब तो सेलर जिम्मेवार होना चाहिए। तो मतलब ऊपर कहने का मतलब सेलर कब जिम्मेवार है? जब बायर ने खुद चॉइस करा गुड्स का। जब बायर ने खुद चॉइस करा गुड्स का तो कौन जिम्मेवार? फिर बायर। बट अगर बायर बता दे सेलर को मेरा पर्पस ये है, और सेलर चॉइस दे ये लो सर, और बायर खरीद ले, अब सेलर। लॉजिक समझ आ रहा है? तो कह रहा बायर ने पर्पस बताया, और सुनो ध्यान से, बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। जो जो सेलर ने बोला सर ये खरीद लो, बायर ने वो खरीद लिया। एंड गुड्स मस्ट बी ऑफ डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेदर बी इन मैन्युफैक्चरर और नॉट। मतलब और सेलर का आए दिन का काम है उस पर्टिकुलर डील्स की सेल करना, गुड्स की सेल करना, उसका तो ऑर्डिनरी काम है, उसको सही एडवाइस देनी चाहिए थी। अगर गलत एडवाइस दे रहा, अब बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल? अब सेलर रिस्पॉन्सिबल। मान लो एक फैमिली के 5 मोटे मोटे ताजा ताजा ऐसे मोटे मोटे लोग हैं और उनको कार चाहिए, समझ गए आप? 5, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, माइंड मत करना, कोई वेट हैवी जिसका। मान लो एक फैमिली के 5 मोटे मोटे लोग हैं और उनको कार चाहिए नहीं, और Hyundai के शोरूम पर गए, हमें कह रहा है बस 5 फिट आ जाए ऐसी कार दे दो। हमें मतलब नहीं दिखती कैसी हो, मतलब हमें क्या होना चाहिए? फिट आने चाहिए बस, हम थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक स्पेस भी हो, हवा भी क्रॉस हो जाए अगल बगल से। अब Hyundai वाले इओन गाड़ी दे देते हैं, और टाटा वाले गए तो टाटा वाले नैनो चिपका दी, सर ये ले लो इसमें बैठ जाओगे। अब बताओ कौन गलत कर रहा है यार? सेलर गलत कर रहा है ना, कहां से आ जाएंगे इसमें? आप बड़ी गाड़ी ऑफर करो ना उनको भाई, टाटा हैरियर सफारी जो जिसमें बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, एसयूवी टाइप। मेरे कहने का मतलब समझ आया? अच्छा बाहर खुद जाए और बोले नहीं नैनो ही खरीदूंगा, हम तीनों आ जाएंगे। अब बताओ, और अगर मान लो 2 ही बैठ पा रहे, तीसरा छत पे बैठा है उनका, अब बायर रिस्पॉन्सिबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? आपने खुद चॉइस करा, गुड्स की चॉइस आपने खुद करी है। बेटा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। वैसे इन जनरल बताओ क्वालिटी और फिटनेस के लिए कौन लायबल? वेरी गुड।
इन जनरल क्वालिटी और फिटनेस के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बायर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल। कंडीशन बताओ पहला, बायर पर्पस बता दे, सेलर फिर उसको गाइड करे, खरीद ले, और सेलर का उन गुड्स में डील करना उसका काम था, फिर भैया कौन लायबल? सेलर लायबल। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट बेटा, बायर का ऑर्डिनरी कॉमन गुड्स में डील करना, सेल करना, तो सही एडवाइस करना चाहिए था। ओ सेलर का, सॉरी, सेलर का काम है उन गुड्स में डील करना, ऑर्डिनरी कई टाइम से एक्सपीरियंस है वो, तो सही एडवाइस करे, गलत एडवाइस क्यों कर रहा है वो? नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सर मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या था? देखो, मर्चेंटेबल क्वालिटी दो नॉट डिफाइंड, क्या नहीं है? लॉ में डिफाइंड नहीं है, बट मतलब इसका क्या है? गुड्स मस्ट बी इन ए कंडीशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सेप्ट देम एज गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। मतलब ऐसे गुड्स जो आप देखकर बोलो कि मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊं, जो कंप्लीट है, फिट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, डिफेक्ट नहीं है, देखकर आप बोलो जी मैं इसको क्या कर पाऊं? एक्सेप्ट कर पाऊं। दिस इज कॉल्ड मर्चेंटेबल क्वालिटी। नई गाड़ी है, पेंटिंग नहीं हो रही, की टायर नहीं लगे, ये क्या है? अनमर्चेंटेबल, फिट नहीं है भैया, मैं कोई आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज इट इज। वो जो रेडी टू सेल हो, जिसको आदमी एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, वो उसको क्या बोलते हैं? मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो एक और इंप्लाइड कंडीशन है, सेलर जो गुड्स देगा वो क्या होने चाहिए? मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस का मतलब क्या होता है? कह रहे जब खाने पीने जाते हो, ईटेबल्स के केस में, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी होलसम फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। मतलब जब तुम मैकडी में जाते हो या डोमिनोज में जाते हो, उनसे क्या पूछते हो? कहीं पूछते हो सर ये जो आप दे रहे हो हमें, जिस पाव में बर्गर दे रहे हो या जिस बेस पर आप पिज्जा बना रहे हो, बासी तो नहीं है? नहीं पूछते। क्यों? प्रिज्यूम्ड कर लेते हो, इंप्लाइड कर देते हो कि वो जो दे रहे हैं खाने के लिए वो होलसम है, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटी। और अगर मान लो बर्गर में छिपकली निकली, लिजर्ड, और वेजिटेरियन बर्गर था, क्या माना जाएगा? या पानी निकला और बेटा पानी क्या था? प्योर नहीं था, उसमें इम्प्योर पानी था, मतलब पानी में प्योरिटी नहीं थी। अब बताओ अगेन क्या है? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन, होलसमनेस। ये सिर्फ ईटेबल्स पे लगता है बेटा। किस पे लगता है ये? ईटेबल्स पे। तो ईटेबल्स में एक और कंडीशन है कि जब आप बेटा ईटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो तो बेटा इंप्लाइड कंडीशन है सेलर की तरफ से कि वो जो गुड्स दे रहा है बेटा वो होलसम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? खाने पीने योग्य होने चाहिए। हिंदी में क्या है? खाने पीने योग्य होने चाहिए वो। अगर इम्प्योरिटीज उसमें आई तो माना जाएगा वो ना खाने पीने योग्य है, और खाने पीने योग्य नहीं तो मतलब वो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। बेटा जल्दी बताओ, सातों कंडीशन याद हो गई? बेटा पूरा टॉपिक करवा दिया मैंने, खत्म हो गया। एक्सप्रेस कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन। क्या एक्सप्रेस कंडीशन मैंने बताया या हर केस में अलग अलग होगा? वो तो पार्टीज खुद एग्री करेंगी ना, एक्सप्रेस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करेंगी, वो तो हम पढ़ ही नहीं सकते। हम क्या पढ़ सकते हैं? इंप्लाइड कंडीशन जो लॉ में दे रखी, कितनी है? 7। पहला बताओ, कंडीशन एज टू क्वालिटी। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा, सेल बाय सैंपल। फोर्थ, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। पांचवा, क्वालिटी और फिटनेस। इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट 3 कंडीशन फुलफिल होने पे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, और लास्ट कंडीशन एज टू होलसम। सातों पॉइंट याद हो गए? एक बार दोबारा पहला बताओ, कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा, सेल बाय सैंपल। फोर्थ, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। पांचवा, कंडीशन और फिटनेस। पांच, क्वालिटी और फिटनेस। छठा, मर्चेंटेबिलिटी, और सातवां होलसमनेस। ओवर बेटा। हाँ, एफ वाले में, जी वाले में, ईटेबल्स वाले में, हाँ वो क्वालिटी वही है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए, अप टू मार्क होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं सरकार ने, उस पे नहीं लगेगा। हाँ जी, ये बात समझ आई? तो बेटा आप मुझे बताना इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अच्छा मैंने जो यूनिट 2 से लास्ट क्लास में शुरू की थी, मेरे हिसाब से पूरा याद होगा। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या है, स्टिपुलेशन क्या है, कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, एक्सप्रेस कंडीशन क्या है, एक्सप्रेस वारंटी। अरे ओ, एक्सप्रेस कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन। अब एक टॉपिक बचा बस, क्या? इंप्लाइड वारंटी। हालांकि और भी है,
ये कंडीशन वारंटी में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कौन सा? इंप्लाइड वारंटी। 4 इंप्लाइड वारंटी है, वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं बट हर केस में एप्लीकेबल होगी वो भी। अरे बोलो, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ये तीनों कंडीशन चाहिए, एक नहीं बेटा? हाँ हाँ जी, ये बेटा जो सुनो, ये जो एक्सेप्शन लिखवाई थी ना बेटा क्वालिटी फिटनेस में, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई एक नहीं, इसके आगे एंड लिख लो। बायर ने खुद चॉइस नहीं करा, सेलर की चॉइस पर गुड्स खरीदा। अरे बोलो, एक कंडीशन बायर ने पर्पस डिस्क्लोज करा, दूसरा जो डिस्क्लोज पर्पस था सेलर को बताया, सेलर ने फिर जो एडवाइस करा वही खरीदा, और सेलर का काम है उन गुड्स में क्या करना, ऑर्डिनरी डील करना। ये सारी कंडीशन एक साथ प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा। समय की शॉर्टेज, अदरवाइज मैं आपको इंप्लाइड वारंटी भी बता देता, आपको कंडीशन वारंटी वाला पार्ट पूरा हमारा खत्म हो जाता। तो आज इतना ही करेंगे बेटा। अब सुन लो अनाउंसमेंट, आज आज 6 तारीख है, और अब मेरी क्लास 8 तारीख से होती है। तो बेटा 8 तारीख को क्लास नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिल्ली का आपको पता बंद है, उसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। मतलब अभी 8 9 10 तो वैसे ही बंद है प्रॉपर दिल्ली, तो इसलिए आज क्लास, अब अगली क्लास सीधा 10 के बाद ही होगी। अब इन दिनों में छुट्टी है, इसका मतलब मजे नहीं काटने, टेस्ट के लिए तैयारी करो, मिड टर्म टेस्ट आपके आ गए हैं। दूसरा, जिसका जो जो बचा हुआ पार्ट है बेटा कंप्लीट कर लो। अगर आप पीछे चल रहे हो क्लासेस से तो अप टू मार्क आ जाइए, इन 4-5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना बेटा, ठीक है? और मेरे हिसाब जितना भी सोगा में पढ़ा है, मैं टॉपिक वाइज बताता हूं, सारे बताना। सेक्शन 4 में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा, याद है? सेल कैसी होती है, हाउ सेल मेड, 5 सेक्शन 5 में ये था। 6 में क्या था, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स और कॉन्टीजेंट गुड्स होते हैं सेल करते समय। 7 और 8 में गुड्स पैरिश हो जाए उसकी ट्रीटमेंट, याद है? 9-10 में सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, 10 में वैल्यूएशन के बेस पर जो प्राइस होता है, और 12 13 14 15 16 17 तो किस में आ गया, कंडीशन वारंटी में आ गया। 1.5 यूनिट करवा चुका हूं, 1.5 यूनिट बची है अभी, मतलब सेकेंड यूनिट आधी होगी हमारी। पहली यूनिट पूरी हो चुकी है, सेकेंड यूनिट भी आधी ऑलमोस्ट हो चुकी है, आधी ये बची, अगली आधी और बची है। मेरे हिसाब से 1.5 यूनिट जो मैंने करवा दी है 3 में से पूरी याद होगी, 1.5 और बची है बेटा, चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।